Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Banco exam preparation. प्रीवियस सेक्शन में अभी थोड़ी देर पहले आपको जो क्लास दी गई थी उसके अंदर मैंने आपको न्यूज़पेपर रीड करना बताया था और इस क्लास के अंदर मैं आपको एडिटोरियल रीड करना बताऊंगी। एडिटोरियल आपका ये वाला जो एडिटोरियल है ये भी आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बैंक, एसएससी, क्लैट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है क्रिमिनलाइजिंग वर्ड्स। ओके, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसका टेक्स्ट क्या है वो अभी अपन देखेंगे, बट बिफोर दैट वी विल डू द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज क्रिमिनलाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है? मेकिंग समथिंग इलीगल और पनिशेबल, किसी को आपराधिक समझना, उसे कहते हैं किसी चीज़ को क्रिमिनलाइज करना। ठीक है, इसका सिनोनिम जो है पैनलाइजिंग या प्रोहिबिटिंग हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को गलत समझ के प्रोहिबिट कर रहे हैं इसका मतलब आप उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डीक्रिमिनलाइजिंग और लीगलाइजिंग। अगर कोई चीज़ लीगलाइज्ड है इसका मतलब वो कानूनी है, वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है, तो इसका मतलब वो क्रिमिनलाइजिंग भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन दे देना। आपने सुना होगा आपकी लीव सैंक्शन हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन दे देना, किसी चीज़ का अप्रूवल दे देना। ठीक है, अप्रूवल दे देना, एंडोर्समेंट दे देना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो अगर कोई आपकी किसी चीज़ को, आपके एप्लीकेशन को या आपकी किसी भी चीज़ को सैंक्शन करता है तो उसका मतलब होता है कि वो उस पर अपना अप्रूवल दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट, सहमति। इसका एंटोनिम बन जाएगा डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका अकॉर्ड। अच्छा हाँ, एक सैंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। सैंक्शन का मतलब तो होता ही है परमिशन, और एक होता है आपका सैंक्शंस। ठीक है, अगर किसी के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज की जाती है तो उसका मतलब होता है उस पर प्रतिबंध लगाना। सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन दे देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। और वहीं सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? सैंक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। सैंक्शंस ऑन ट्रैवल। सैंक्शंस का मतलब होता है कोई बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, वो सैंक्शंस होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट, हार्मनी, अग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। PACT, पैक्ट का मतलब भी होता है समझौता। ओके, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। डिसएग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? असहमति होता है। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट आपका प्रिज्यूमेबली। इसका मतलब क्या होता है? जिसकी संभावना है, ऐसा माना गया है, ऐसा हो सकता है। लाइकली और प्रोबेबली। आपको पता है ये प्रोबेबली का तो मतलब ही प्रोबेबली का मतलब होता है संभावना होना किसी चीज़ की। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट है कि, ये नहीं। आप इसको देखिए वर्ड को, प्रोबेबली का मतलब होता है संभावना है किसी की, मतलब जिसको आप प्रिज्यूम कर सकते हैं, जिसको आप मान सकते हैं, जिसकी संभावना हो सकती है। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? अनसर्टेनली। सर्टेनली का मतलब तो होता है निश्चित रूप से होगा ही होगा। अनसर्टेनली बिल्कुल नहीं होगा, उसके होने की कोई संभावना नहीं है, वो अनसर्टेनली है। डाउटफुली का मतलब होता है जिस पे शक है, नहीं हो सकता शायद तक, इसका मतलब उसके होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं मैंने इसके एंटोनिम कंसीडर करे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका रेसरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा लौट करके आना, पुनर्जागरण। वैसे भी वो शब्द जो री से शुरू होते हैं वो यूजुअली किसको बताते हैं? वो किसी चीज़ के दोबारा आने को ही बताते हैं, या किसी चीज़ के दोबारा होने को ही बताते हैं। जैसे अपन लोग कहते हैं रिवीजन क्या होता है? दोबारा से विजन करना। रीबर्थ क्या होता है? दोबारा से बर्थ होना। रिवाइवल क्या होता है? दोबारा से लौट करके आना, दोबारा अपनी ताकत में आ जाना, रिवाइवल होता है। रेसरेक्शन का मतलब भी क्या होता है? ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, यानी दोबारा से अपनी जागृति में आ जाना, अपनी ताकत में आ जाना। एंटोनिम इसका डिमाइस है। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, किसी चीज़ का खत्म हो जाना। जो चीज़ खत्म हो गई उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गई है ना, वो रिवाइव नहीं हो रही है, वो वापस नहीं आ रही है। आगे देखिए, रिवाइवल शब्द का क्या मतलब होता है? रिवाइवल का वही अर्थ होता है रिन्यूअल मतलब दोबारा से न्यू हो जाना, दोबारा से आना, दोबारा से आपने किसी चीज़ को रीस्टोर कर लिया है। सिनोनिम इसका रिसर्जेंस है। रिसर्जेंस मतलब दोबारा सर्ज होना किसी चीज़ का, दोबारा से किसी चीज़ का उभर करके सामने आना। रिनासे का मतलब होता है क्रांति, कोई नई चीज़ आना, दोबारा से किसी चीज़ का कोई पुनर्जागरण करना, जागृति लाना लोगों के अंदर, है ना, दैट इज रिवाइवल। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ का कम हो जाना, डाउनफॉल का मतलब कम हो जाना, तो ऐसे में उसका दोबारा आना पॉसिबल नहीं है, वो तो डिक्लाइन या डाउनफॉल हो गया है। ठीक है, तो ये रिवाइवल का मतलब तो होता है, रिवाइवल का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा शक्ति में आ जाना, दोबारा किसी को अपनी ताकत प्राप्त कर लेना, वो रिवाइवल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, उसी के साथ में अगर मैंने इन लगा दिया तो उसका अपोजिट बन जाता है, जिसका मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन न किया जा सके। जो अनफैथमेबल हो, अनफैथमेबल का मतलब वही होता है जिसको समझा ना जा सके, समझाया ना जा सके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही समझना होता है। एक्सप्लेनेबल, जिसको समझाया जा सके। अंडरस्टैंडेबल, जिसे समझा जा सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिजीम। रिजीम का मतलब होता है सरकार या फिर सत्ता। ओके, रिजीम का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल्स। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन जो होता है वही तो सत्ता संभालता है, उसी का तो रिजीम होता है ना। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है शासन की कमी, यानी कि कोई भी राज नहीं कर रहा है, किसी का भी कानून नहीं चल रहा है, वो एनार्की होता है। केओस का मतलब भी अव्यवस्था होता है, यानी कि शासन की कमी, रूल की कमी, नियमों की कमी, उसे कहते हैं एनार्की और केओस। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट करना किसी के ऊपर, आप देखिए, एक तो होता है प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब वकील होता है, और किसी चीज़ को प्रोसिक्यूट करने का मतलब क्या होता है ना? प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना। लीगल एक्शन लेना यानी कि किसी पे केस कर देना, किसी पे चार्ज कर देना, तो उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट करना। ओके, इस स्यू करने का मतलब भी होता है किसी पे केस करना, किसी पे चार्जेस लगाना। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है माफ़ी दे देना, यानी सजा से मुक्त कर देना। एक्सोनरेट का मतलब भी वही होता है। एक वर्ड और होता है आपका, वो होता है आपका एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब भी क्या होता है? सजा से मुक्त कर देना, यानी कि दोष से मुक्त कर देना, माफ़ी दे देना। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका सेडिशस। सेडिशस क्या होते हैं? सेडिशस वो चीज़ें होती है जो इंसाइट यानी उत्तेजित करती है लोगों के अंदर क्रांति को और इंसरेक्शन को, लोगों के अंदर क्रांति और इंसरेक्शन को, हिंसा भड़का सके, जो उसे सेडिशस कहते हैं। ठीक है, और इसके जो इसके जो आपके देखिए, इसके जो सिनोनिम है आपके, वो क्या है? सबवर्सिव एंड ट्रेजोनस। सेडिशस, सेडिशस का मतलब होता है हिंसा भड़काने वाला, लोगों में गुस्सा भड़काने वाला, जो इंसाइट करे लोगों के अंदर क्रांति और इंसरेक्शन को। इसी के सिनोनिम होते हैं सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब भी यही होता है कि आप जो है सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ट्रेजनस का मतलब भी यही होता है जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का काम करे, यानी कि वो आक्रामक हो सकता है, हिंसक हो सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करे, गवर्नमेंट के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश करे, ये ट्रेजनस होते हैं। एंटोनिम इसका लॉयल और पैट्रियट हो जाएगा। पैट्रियट कौन होते हैं? जो देशभक्त होते हैं। जेप्रोटाइज, जेप्रोटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डालना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, खतरे में डालना। जेप्रोटाइज, किसी को इंडेंजर करना, इम्पैरल करना, खतरे में डालना होता है। सेफ गार्ड कर लेना, प्रोटेक्ट कर लेना, इसका एंटोनिम बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी और इंक्लिनेशन होता है, यानी कि आपकी प्रवृत्ति किसी कार्य को करने की। ठीक है, आपकी टेंडेंसी का मतलब भी आपकी प्रवृत्ति होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है आपका झुकाव, आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है। जिस तरफ भी आपका झुकाव ज़्यादा होगा, जिस तरफ भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो आपकी प्रोपेंसिटी ही तो होगी, वो आपकी प्रवृत्ति ही तो होगी। एंटोनिम इसका एवर्जन है। एवर्जन एक नाउन फॉर्म है और इसकी वर्ब फॉर्म बनती है एवर्ट। अगर आप किसी चीज़ से एवर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी तरफ झुकाव होना आपकी प्रवृत्ति में नहीं है, आप तो दूर जा रहे हैं, आपकी वो प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, डिसइंक्लिनेशन का मतलब आपका इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी प्रवृत्ति में शामिल नहीं है। ओके, प्रवृत्ति होती है आपका नेचर। नेक्स्ट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पे ऑक्यूपाइड या फिक्स हो जाना, यानी किसी एक चीज़ की तरफ आप पूरी तरह से अगर आकर्षित हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए क्या हैं? ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फिक्सेशन। आप एक चीज़ के ऊपर फिक्स हो गए हैं, आपके लिए कोई चीज़ कंपल्सरी बन गई है, अब आपका सारा ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर है, तो इसका मतलब आप उससे क्या हो गए हैं? ऑब्सेस्ड हो गए हैं।
इसका एंटोनिम होगा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का हिंदी अर्थ होता है उदासीन, जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ में क्या हो रहा है, आपके किसी के साथ में क्या हो रहा है, आप बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं हर चीज़ के प्रति, आप किसी भी चीज़ के प्रति ऑब्सेस नहीं रह जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, आप किसी के लिए भी ऑब्सेस नहीं है, ना आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ना किसी और के प्रति ऑब्सेस्ड है, तो उसे कहते हैं आपका डिटैचमेंट। ओके। सैंक्शंस, मैंने आपको क्लास की बिगनिंग में बताया था, सैंक्शन का मतलब किसी चीज़ की मंजूरी देना भी होता है, और सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, सैंक्शन का मतलब पेनल्टी और रेस्ट्रिक्शंस भी होता है। ठीक है, तो पेनल्टी का मतलब सैंक्शन, पनिशमेंट का रेस्ट्रिक्शन, बायकॉट, ये सब सैंक्शंस कहलाते हैं। एंटोनिम क्या बन जाएगा इसका, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, सपोर्ट, लीनियंसी, रिलीफ, ये सब इसके एंटोनिम बन जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में अब अपन चलेंगे आपके टेक्स्ट पे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें तो देख लिया है, इसके वन वर्ड्स क्या वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट पार्ट। एक मिनट, आपका जो टेक्स्ट पार्ट है उस पे आएंगे अब अपन, और यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है। ठीक है, ये द हिंदू का ही आर्टिकल है आपका। एक्चुअली 2010 के अंदर दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें एक फेमस राइटर एक्टिविस्ट जिनका नाम क्या था, अरुंधति रॉय, वो भी शामिल हुई थी, और उन्होंने एक स्पीच दी वहाँ पर। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो लोगों को बहुत ज़्यादा सैडिशियस लग गए। उन्होंने कश्मीर के ऊपर कुछ बयान दिया था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, और कश्मीरी डिसाइड करें कि वो इंडिया की तरफ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान की तरफ। और आपको पता ही है कि कश्मीर जो है वो इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके का बोल दिया था जो भारत के, इंडिया के फेवर में तो नहीं था। तो ऐसे में अब क्या है, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर तरह तरीके की धाराएं लगा रही हैं और उनको सज़ा देने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारे जो एडिटर हैं इस एडिटोरियल के, उनका ये कहना है कि वो सिर्फ एक स्पीच थी, उन्होंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए थे, और वैसे भी हमारे देश में तो राइट टू एक्सप्रेस है, उन्होंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए थे, कोई हिंसा तो नहीं भड़का दी थी। तो फिर क्यों किसी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा करके उसको उस पे स्यू करने की कोशिश करना, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करना, ये आपका क्या रहेगा, इसका संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिमिनलाइजिंग वर्ड्स, अरुंधति राय के वो शब्द जो क्या हो गए, क्रिमिनलाइज हो गए, यानी आपराधिक हो गए लोगों की नज़र में। ऑन एलिजेडली डिविजिव स्पीचेस, ये यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट है। ऑन एलिजेडली डिविजिव स्पीचेस, इस एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिविजिव स्पीचेस। डिविजिव स्पीचेस मतलब ऐसे भाषण जिन्होंने डिवाइड कर दिया है, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। स्पीचेस दैट डू नॉट इंस्टिगेट वायलेंस शुड नॉट बी डीम्ड अनलॉफुल एक्टिविटी। ये यहाँ पे जो एडिटर है ये अपना मत दे रहा है कि वो स्पीचेस, वो भाषण जो इंस्टिगेट यानी उकसाते नहीं हैं वायलेंस को, हिंसा को, शुड नॉट बी डीम्ड, उनको नहीं माना जाया जाना चाहिए अनलॉफुल एक्टिविटी। डीम करना मतलब मानना या समझना। तो ऐसे भाषण जो इंस्टिगेट यानी उकसाते नहीं हैं हिंसा को, उनको नहीं मानना चाहिए अनलॉफुल, गैर कानूनी नहीं मानना चाहिए। वो सिर्फ एक भाषण था, उसने लोगों के खिलाफ उसने लोगों को उकसा तो नहीं दिया ना हिंसा करने के लिए, तो ऐसी स्पीच को अनलॉफुल नहीं मानना चाहिए। ओके, आगे देखिए। द ग्रांट ऑफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय एंड academician Sheikh Shaukat Hussain for alleged unlawful activity in a case dating back to 2010 is unwarranted। अब इस लाइन को वापस पढ़ेंगे। देखो, ये जो एकेडमिशियन है ये कौन है, ये जो हमारे एकेडमिक पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, पढ़ाई से, शिक्षा से, उन्हें एकेडमिशियन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ग्रांट ऑफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, सैंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, मंजूरी होता है, अप्रूवल होता है। तो जो ग्रांट यानी जो सैंक्शन जो दे दी गई है, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान कर दी गई है, जो मंजूरी प्रदान कर दी गई है, कौन सी मंजूरी, कि प्रोसिक्यूट कर दो राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति राय को। प्रोसिक्यूट करना मतलब उनके खिलाफ आप चार्जेस लगा दो। किस किस को प्रोसिक्यूट करना है, राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को, और साथ ही साथ में एकेडमिशियन शेख शौकत हुसैन को। किस लिए उनको हमें प्रोसिक्यूट करना है, फॉर एलिज्ड, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है
अनलॉफुल एक्टिविटी, कि उन्होंने एक अनलॉफुल एक्टिविटी करी है एक केस में, और वो केस कब हुआ था, डेटिंग बैक टू 2010। ये केस कब हुआ था, 2010 में। मतलब इतना पुराना केस जो है ये रिवाइव कर रहे हैं, इसका रिसरेक्शन कर रहे हैं। कब, 2010 में ये केस हुआ था जब उन्होंने ये स्पीच दी थी। और अब ये है, अब क्या है, आज के टाइम में इस पुराने केस को ये उठा करके लाए हैं कि जो 2010 में जो अरुंधति राय ने और इन्होंने एकेडमिशियन ने जो स्पीचेस दी थी उनको अनलॉफुल मान लो। अनलॉफुल माना जाना क्या है, अनवारंटेड है। यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है। आपको इस वर्ब का सब्जेक्ट बताना है। वापस पढ़ेंगे, ग्रांट ऑफ सैंक्शन, मंजूरी दे दी गई है प्रोसिक्यूट करने के लिए राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति राय को और एकेडमिशियन शेख शौकत हुसैन को, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी करी है, यानी गैर कानूनी क्रिया करी है एक ऐसे केस में जो कब हुई थी, 2010 में। और ये जो चीज़ है ना, ये अनवारंटेड है। क्या चीज़ अनवारंटेड है, अनवारंटेड है उसको सैंक्शन देना, ग्रांट ऑफ सैंक्शन, ये चीज़ अनवारंटेड है। अनवारंटेड का मतलब क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल, सही नहीं है, ये अनवारंटेड है। क्या चीज़ अनवारंटेड है, सैंक्शन दे देना, सैंक्शन दे देना, सहमति दे देना प्रोसिक्यूट करने की। आगे देखिए, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, वी के सक्सेना। हु यहाँ पर क्या है, हु यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास यूज किया जाता है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, वी के सक्सेना। हु हैड अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब होता है सहमति देना, जिन्होंने सहमति दे दी, सैंक्शन की इन अक्टूबर 2023 को। इन अक्टूबर 2023 में किस चीज़ की सैंक्शन दे दी, किस चीज़ की मंजूरी दे दी, टू प्रोसिक्यूट, के प्रोसिक्यूट कर दो, केस लगा दो, अभियोग चला दो, किसके ऊपर, द बुकर प्राइज विनिंग राइटर एंड द फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रेस्पेक्टिवली फॉर एलिजिडली डिविजिव स्पीचेस। उन्होंने कह दिया प्रोसिक्यूट कर दो एक तो बुकर प्राइज विनर राइटर को, बुकर प्राइज विनर राइटर कौन है यहाँ पे, अरुंधति राय, और जो फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, फॉर्मर का मतलब जो भूतपूर्व थे, अभी नहीं है, है ना, जो फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम अभी अभी हमने पढ़ा था, शेख शौकत, है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, एक तो ये बुकर प्राइज विनर अरुंधति राय और एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फॉर एलिजिडली डिविजिव स्पीचेस, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है उन्होंने डिविजिव स्पीचेस दी थी, ठीक है, एंड इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, और साथ ही साथ में उन्होंने नेशनल यूनिटी, यूनी का मतलब होता है एक, और उन्होंने देश की एकता को भंग करने की कोशिश करी थी। हैज़ नाउ गिवन हिज नॉड, नॉड का मतलब होता है सहमति देना, हैज़ नाउ गिवन हिज नोड फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 13, और अब तो उसने अपनी नोड, अपनी सहमति दे दी है कि इन्वोक कर दो सेक्शन 13 को भी, धारा 13 भी लगा दो, सेक्शन 13 को भी, ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंट एक्ट, जो यूएपीए की धारा 13 है वो भी इनके ऊपर लगा दो, फॉर द सेम सेट ऑफ स्पीचेस, उन्हीं स्पीचेस के लिए जो उन्होंने 2010 में दिया था। अब देखिए यहाँ पे, हाँ अब देखिए यहाँ पर हैज वर्ब आया है हैज वर्ब। आपको बताना है हैज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। हैज नाउ गिवन हिज नोड, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। किसने अपनी स्वीकृति दी है, किसने दी अपनी स्वीकृति, यहाँ पे स्वीकृति देने का काम करा है वी के सक्सेना ने। किसने अपनी सहमति दी है, वी के सक्सेना ने। तो यहाँ हैज वर्ब है यहाँ और इसका सब्जेक्ट है यहाँ। देखो इसको वापस पढ़ेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वी के सक्सेना, हु हैड मतलब जिन्होंने दी थी अपनी सहमति 2023 में, किस चीज के लिए, कि प्रोसिक्यूट कर दो बुकर प्राइज विनर को, विनिंग राइटर को और फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को रेस्पेक्टिवली, दोनों को प्रोसिक्यूट करो फॉर एलिजिडली डिविजिव स्पीचेस, क्योंकि इन्होंने डिविजिव स्पीचेस दी थी और साथ ही साथ में देश की एकता को भंग करने का प्रयास करा था। हैज नाउ, वी के सक्सेना सब्जेक्ट, ये रहा इसका वर्ब हैज नाउ। और अब उसने आज क्या करा है, हैज नाउ गिवन हिज नॉड, आज तो उसने अपनी सहमति दे दी है कि इन्वोक करो इन दोनों के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 फॉर द सेम सेट ऑफ स्पीचेस। समझ गए आप लोग। तो इतना बड़ा ये मुद्दा बना रहे हैं। एक छोटी सी कहावत है इसके ऊपर, स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बनाना। वो सिर्फ एक स्पीच थी, उसमें किसी ने दंगे फसाद नहीं करे थे, तो भी आप यूएपीए की धारा उनके ऊपर लगा रहे हो। ये चीज़ हमारे एडिटर को सूट नहीं कर रही। आगे देखिए नेक्स्ट।
द अर्लियर सैंक्शन ऑर्डर वॉज इन हिज कैपेसिटी, यहाँ पर हिज किसके लिए आया है, वीके सक्सेना के लिए। अर्लियर सैंक्शन ऑर्डर वॉज इन हिज कैपेसिटी एज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 196 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो अर्लियर सैंक्शन दिया था ना उसने, इसने एक तो पहले सैंक्शन ऑर्डर दिया था कि हाँ इन्होंने गलत किया, इनके ऊपर प्रोसिक्यूट करो, एक इसने अब भी नोट दिया है कि अब तो यूएपीए की धारा 13 लगाओ इसके ऊपर। तो यहाँ पे अर्लियर सैंक्शन ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं जो अर्लियर सैंक्शन ऑर्डर था ना वो उसकी कैपेसिटी में था, किस रूप में, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थे ऑन बिहाफ ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्होंने सेक्शन 196 के अंडर में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो 196 जो सेक्शन है इसके अंडर में उसने दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है पहला सेक्शन ऑर्डर दिया था। सैंक्शन ऑर्डर जो पहला दिया था वो उसने दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिया था, ठीक है। द रीसेंट वन इज, जो अब उसने दिया है ना, देखो यहाँ पे दो तरीके की सैंक्शंस की बात हो रही है। एक पीछे वाली स्लाइड में भी हमने 2 तरीके की सैंक्शंस पढ़े थे, पहले भी उसने अकॉर्ड दिया था, हैज नाउ गिवन हिज नॉट, आज भी उसने अकॉर्ड दिया है। तो पहले जो उसने अपनी सहमति दी थी कि हाँ इनको प्रोसिक्यूट किया जाए वो दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे दी थी, और अब वाली देखो द रीसेंट वन इज, मतलब अभी जो उसने अपनी नोट दी है, अभी जो उसने अपनी अकॉर्ड दी है, द रीसेंट वन इज प्रिज्यूमेबली ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो उसने अपनी सहमति दी है वो जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे दी है। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 3 ऑफ द यूएपीए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है जो कि प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करती है, जो कि प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करती है किस तरीके के ऑफेंसेस के लिए, वो ऑफेंसेस जो यूएपीए की धारा 3 के अंदर आते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने का काम कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अंडर विच सेक्शन 13 फॉल्स, ये जो यूएपीए है ना इसी के अंदर सेक्शन 13 आता है, और सेक्शन 13 को प्रोसिक्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस बार अभी जो वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ जो सैंक्शन के लिए नोट दी है, अभी वाली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं, पहले वाली उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे करी थी। आगे देखिए द रेसरेक्शन, आपको बताया था रेसरेक्शन का मतलब होता है पुनः उठ करके आना। अब 2010 में ये बात हुई थी और आज ये फिर वो पुराना मुद्दा उठा करके लाए हैं, इसलिए इसको रेसरेक्शन रखे हैं। द रेसरेक्शन ऑफ दिस ओल्ड केस, इस पुराने केस का जो रेसरेक्शन है इज एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस ऑफ इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन। इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन मतलब एक ऐसा प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी के ऊपर चार्जेस लगाना, केस करना, ये एक ऐसा प्रोसिक्यूशन है जो इल मोटिवेटेड है। इल मोटिवेटेड मतलब इसका पर्पस सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये जो इस ओल्ड केस का जो रेसरेक्शन करा है इन्होंने, जो 2010 में हुआ था, ये एक अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस है, दुर्भाग्य की बात है, और इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है। रेसरेक्शन इसका सब्जेक्ट है, ये रही इसकी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आगे देखिए द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस केस, केवल एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आपने क्यों 2010 में जो बात हुई थी उसको रिवाइव करा है, वो क्या है, रजिस्टर्ड ऑन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स ऑर्डर इन 2010 इज दैट द प्रेजेंट regime हैज फाउंड इट एक्सपीडियंट ओनली नाउ टू डू सो। रिजीम का मतलब होता है सत्ता, एक्सपीडियंट का मतलब होता है उपयोगी या महत्वपूर्ण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपीडियंट, इट्स उपयोगी, यूजफुल या फिर महत्वपूर्ण। अब आप देखिए इसको वापस से पढ़ेंगे, द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस केस, जो एकमात्र एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हमने रिवाइव करा है इस केस को, रजिस्टर्ड ऑन अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन 2010, जो कि रजिस्टर हुआ था मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में 2010 में, इज दैट, वो क्या है कि जो प्रेजेंट रिजीम है, जो हमारी प्रेजेंट सत्ता है ना, उसे अभी ये एक्सपीडियंट लगा। ओनली नाउ टू डू सो का मतलब क्या है यहाँ पे, ओनली नाउ टू डू सो का मतलब क्या है यहाँ पे, कि प्रेजेंट सत्ता को सिर्फ अभी ऐसा लगा कि अभी ये करने का सब कुछ, अभी ये करने का सही टाइम है। अभी आप है ना वापस से क्या करो, अपनी डिसेंट शो करो, अभी ये सब करो, क्योंकि प्रेजेंट सत्ता को लग रहा है अभी वाला टाइम ना सबसे सही है।
एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो। हमारी जो प्रेजेंट रिजीम है वो देश को या ये मैसेज देना चाह रही हैं कि अगर आप देश के खिलाफ या हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो इस प्रकार से हम आपको क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, या कोई भी पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। वरना 2010 का पुराना मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है जो प्रेजेंट रिजीम है वो पुराना मुद्दा उठाकर लाई है ताकि जो लोग इससे सहमत हैं वो उनको अपने सपोर्ट में ले सके। कोई भी पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है। आपको मैंने पूछा था यहाँ पे जो इस वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए, इज दैट द प्रेजेंट रिजीम हैज़ फाउंड इट्स एक्सपीडियंट। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है कि ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ना किस चीज़ का, कि उन्होंने 2010 के केस को रिवाइज करा है। वो ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये है कि प्रेजेंट रिजीम को अभी लग रहा है ये एक्सपीडियंट करना, ये करना सिर्फ अभी एक्सपीडियंट लग रहा है, ये करना सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, पॉलिटिकली उसको इन चीज़ों से शायद काफ़ी सपोर्ट मिल सके। एज पार्ट ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग क्रैकडाउन ऑन डिसेंटर्स एंड आउटस्पोकन क्रिटिक्स। और ये पार्ट भी तो हो सकता है हमारी प्रेजेंट रिजीम का, हमारी जो प्रेजेंट रिजीम है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, क्रैकडाउन यानी सप्रेशन करने की कोशिश कर रही है। किन का सप्रेशन करने की कोशिश कर रही है, डिसेंटर्स का। डिसेंटर्स वो होते हैं जो हमसे असहमत होते हैं, है ना। तो जो हमारी जो प्रेजेंट रिजीम है वो अपने डिसेंटर्स का मतलब उन लोगों का जो उससे असहमत है उन्हें क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है। आउटस्पोकन जो खुल करके क्रिटिक्स होते हैं, जो खुल करके क्रिटिसाइज करते हैं, उन क्रिटिक्स को ये सप्रेस करने की, क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि ये सब जो इसने करा है ये पार्ट है उसके क्रैकडाउन का, वो क्रैकडाउन जिसमें वो डिसेंटर्स और आउटस्पोकन क्रिटिक्स को क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है। The 8-month gap between the two sanction order is inexplicable। दो सैंक्शन ऑर्डर्स आए हैं और दोनों सैंक्शन ऑर्डर्स में कम से कम 8 महीने का जो है वो समय का गैप है। दोनों ही ऑर्डर्स के अंदर 8 महीने का गैप है। और ये जो गैप है ना ये इनएक्सप्लिकेबल है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि 8 महीने बाद फिर से उसको रिवाइव करो, 8 महीने बाद फिर से उसको उस पर चार्ज लगाओ। ये जो गैप है 8 महीने का दोनों सैंक्शंस के बीच का, ये इनएक्सप्लिकेबल है। एज द सेम मटेरियल वुड हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, है ना। सेम मटेरियल ही तो पेश किया गया होगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी के सामने, है ना, 8 महीने पहले भी और 8 महीने बाद भी। तो फिर क्यों दोबारा इस केस को रिवाइव करके दोबारा से उस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। वुड हैव बीन प्लेस्ड मतलब किया गया होगा। आपको मैंने बताया है वुड हैव या वुड हैव बीन जो होते हैं यूजुअली इमेजिनरी कंडीशंस को बताते हैं जो सच हुई नहीं या जो सच हुई नहीं, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं आई। तो वुड हैव बीन प्लेस्ड मतलब ये सेम मटेरियल ही तो उस समय भी पेश किया गया होगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो फिर 8 महीने बाद दोबारा क्यों इसको उठाया जा रहा है। ओके, आगे देखिए। द regime at the center then did not deem it appropriate to prosecute the speakers at the conference held in Delhi in October 2010। ये बता रहे हैं 2010 के अंदर जो रिजीम थी, रिजीम का मतलब क्या होता है, सत्ता। 2010 के अंदर जो सेंटर में जो सत्ता थी, देन देखो THEN देन का मतलब क्या होता है, उस समय। नाउ का मतलब क्या होता है, अब। THEN देन का मतलब क्या होता है, तब, उस समय। द रिजीम एट द सेंटर देन, उस समय जो रिजीम थी, उस समय जो सत्ता थी, डिड नॉट डीम इट, उसको नहीं लगा क्या, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं लगा उस समय की सत्ता को, टू प्रोसिक्यूट द स्पीकर्स, कि हम स्पीकर्स को क्या करें, प्रोसिक्यूट करें, एट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली, उस कॉन्फ्रेंस में जो कि दिल्ली में आयोजित करी गई थी 2010 में। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उस समय 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। तो 2010 में जब अरुंधति रॉय ने ये स्पीच दी थी तो उस समय की जो रिजीम थी, उस समय की रिजीम यानी उस समय की सत्ता को, उस समय की सरकार को ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि वो स्पीकर्स को क्या करे, प्रोसिक्यूट करे, उस समय की सरकार को। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी वो पुराना केस दोबारा रिवाइव कर रही है और दोबारा से स्पीकर्स को क्रिटिसाइज कर रही है। आगे देखिए। इवन दो द भारतीय जनता पार्टी दैन इन द अपोजिशन, दैन इन द अपोजिशन 2010 में, क्योंकि उस समय रूलिंग पार्टी कौन थी, कांग्रेस, और बीजेपी कौन थी, अपोजिशन में। आगे देखिए। इवन दो द बीजेपी दैन इन द अपोजिशन, जो उस समय अपोजिशन में थी, प्रेस्ड, प्रेस्ड यहाँ पे वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बीजेपी। प्रेस्ड मतलब उसने बहुत जोर दिया, किस चीज़ के ऊपर जोर दिया, प्रेस्ड फॉर इट मतलब उस समय भी बीजेपी ने बहुत जोर दिया था कि प्रोसिक्यूट करो इन स्पीच देने वालों को। लेकिन क्या हुआ, द दिल्ली पुलिस डिड नॉट कंसीडर द स्पीचेस सेडिशियस,
पर उस समय जो दिल्ली पुलिस थी उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये जो स्पीच है ये क्या है, सेडिशियस है। अभी मैंने आपको बताया था सेडिशियस का मतलब होता है आक्रामक, हिंसक। इट्स रिलक्टेंस का मतलब होता है अरुचि, और इट्स का मतलब यहाँ पे पुलिस के लिए इट्स यूज करा है। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि जो लड़का होता है उसका पोजेशन हिस से बताया जाता है, लड़की का पोजेशन हर से बताया जाता है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग या जानवर वगैरह होते हैं जो मेल या फीमेल की कैटेगरी में फॉल नहीं होते, उसके लिए अपन इट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे इट्स रिलेक्टेंस, किसकी रिलेक्टेंस, किसने अनिच्छा शो करी थी उस समय उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के लिए, जो उस समय की जो पुलिस थी उसने। इट्स रिलक्टेंस, उसकी जो अनिच्छा थी, वॉज पॉसिबली, वो इसलिए रही होगी बिकॉज द सेंटर डिड नॉट वांट टू जेपरडाइज एफर्ट्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द कश्मीर प्रॉब्लम थ्रू डेजिग्नेटेड इंटरलॉक्यूटर। क्योंकि उस समय का जो सेंटर था वो नहीं चाहता था कि मैं सोल्यूशन फाइंड करूं कश्मीर प्रॉब्लम का थ्रू डेजिग्नेटर इंटरलॉक्यूटर से। इंटरलॉक्यूटर होते हैं जो बीच में बोलते हैं, मध्यस्थता करते हैं, बीच में बोलते हैं। तो हो सकता है कि उस समय जो हमारी सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो हो सकता है वो नहीं फाइंड करना चाहते थे कश्मीर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके के इंटरलॉक्यूटर्स के माध्यम से, इसलिए शायद उन्होंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं करा। व्हेन अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड, व्हेन अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। कंप्लेन खुद को तो नहीं फाइल करेगी ना, कंप्लेन को फाइल किया गया, तो इसका मतलब ये पैसिव हो गया। व्हेन अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड, जब एक शिकायत दर्ज करी गई बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, द कोर्ट आस्क्ड फॉर अ पुलिस रिपोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस रिपोर्ट दिखाओ, बट लेकिन द दिल्ली पुलिस डिड नॉट थिंक द स्पीचेस वारंटेड प्रोसिक्यूशन फॉर सेडिशन। पर उस समय दिल्ली पुलिस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जो स्पीचेस हैं ये सेडिशन के लिए, कि ये जो स्पीचेस हैं इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाना चाहिए, वो भी सेडिशन के लिए, हिंसा के लिए। मतलब 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की रिजीम ने साथ ही साथ में उस समय की दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भी इन स्पीचेस को क्या नहीं माना था, सेडिशियस नहीं माना था, हिंसक नहीं माना था। और आज जब बीजेपी की सरकार है तो वो पुराने मुद्दे को उठा के ला रही हैं और वो कह रही हैं कि उस समय जो स्पीचेस दी गई थी वो सेडिशियस थी, गलत थी। हो सकता है कि जो प्रेजेंट रिजीम है वो इस तरीके से लोगों में मैसेज देना चाहे कि कोई भी अगर देश के खिलाफ या हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम इस तरह से उनको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, अपने डिसेंटर्स को हम इस तरह से सप्रेस करेंगे, चाहे कितनी भी पुरानी बात से संबंधित हो। आगे देखिए, हाउएवर ऑन नवंबर, लेकिन फिर भी नवंबर 27, 2010 में द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिजेक्टेड द पुलिस स्टैंड एंड डायरेक्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन आपको बता रहे हैं कि 2010 में भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया गया था। नवंबर 27, 2010 को क्या हुआ था, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पुलिस के स्टैंड को। पुलिस के स्टैंड को मतलब पुलिस के पक्ष को। आपने ऊपर वाली लाइंस में पढ़ा था कि पुलिस तो कह रही है कि ये कोई सेडिशियस नहीं है, पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस के इस स्टैंड को, पुलिस के इस पक्ष को रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट करा, निर्देश दिया रजिस्ट्रेशन करने का। किस चीज को रजिस्ट्रेशन करने का? एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने का, कि एफआईआर दर्ज की जाए। आगे देखिए, द एफआईआर इंक्लूडेड सेक्शन 13 ऑफ यूएपीए विच सीक्स टू पनिश अनलॉफुल एक्टिविटीज। वो एफआईआर दर्ज करने की बात हुई जो सेक्शन 13 में आती है यूएपीए की धारा के, जिसमें क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज को। इसको उन्होंने इस धारा के तहत उन्होंने एफआईआर को दर्ज करा। यहाँ पे विच किसके लिए आ रहा है? यूएपीए के लिए। आगे देखिए, स्पीचेस मेड एट द कॉन्फ्रेंस may have contained imputations about the status of Kashmir, but it is a doubtful if a mere speech in the absence of a call to arms or instigation of violence would amount to unlawful activities under UAPA। कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारे एडिटर के द्वारा। वो क्या कह रहा है, स्पीचेस मेड एट द कॉन्फ्रेंस, जो स्पीचेस दी गई थी ना कॉन्फ्रेंस में, may have contained imputation, हो सकता है कि उसमें कुछ दिक्कतें थी, उसमें कुछ आरोप थे अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में कुछ गलत उसमें कहा गया होगा, बट इट इज़ डाउटफुल। लेकिन शंका क्या उत्पन्न कर रहा है, संदेहास्पद क्या है? इफ अ मेयर स्पीच, मेयर मतलब सिर्फ एक स्पीच, मेयर स्पीच, क्या सिर्फ एक स्पीच इन द एब्सेंस ऑफ कॉल टू आर्म और इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस, जिसमें हमने क्या नहीं किया है, कॉल टू आर्म्स नहीं करा है। आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार उठा लेना। एब्सेंस मतलब
एब्सेंस दिखी है हमें किस चीज़ की, कि हमने कोई कॉल नहीं करा है, कि जो स्पीकर्स हैं उन्होंने कोई कॉल नहीं करा है आर्म्स को, हथियार उठा लेने के लिए नहीं कहा है लोगों को, ना ही उन्होंने इंस्टिगेट करा है किसी भी प्रकार का दंगा फसाद। वुड अमाउंट टू, क्या इस प्रकार की स्पीच जिसने किसी भी प्रकार के हथियार उठाने के लिए नहीं करा, इंस्टिगेट नहीं करा है किसी भी प्रकार की वायलेंस को, वुड अमाउंट टू, क्या वो स्पीच अमाउंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी इतने इस लेवल पे कि आप उसको कहेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी, आप उसको अनलॉफुल कह देंगे, और वो भी अंडर यूएपीए के द्वारा, अंडर यूएपीए के अंदर। ये कितनी अजीब बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली बात है। आगे देखिए, इन एनी केस मच हैज़ चेंज्ड इन द ग्राउंड सिचुएशन स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019 एंड इट्स डिवीजन इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और फिर आगे देखिए, द न्यू कोलिशन रिजाइम शुड मूव अवे फ्रॉम द अर्लियर एराज ऑफ सेशन विद स्टैंपिंग आउट डिसेंटिंग व्यूज एंड पुट एन एंड टू इट्स प्रोपेंसिटी टू क्रिमिनलाइज स्पीचेस। लास्ट लाइन में क्या है, एडिटर ने अपना सजेशन दिया है। क्या सजेशन है, कि जो हमारी नई कोलिशन रिजीम है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, कि जो हमारी जो नई कोलिशन है, जो नई सत्ता है, शुड मूव अवे, उसे दूर हो जाना चाहिए। किससे दूर हो जाना चाहिए, फ्रॉम द अर्लियर एराज ऑफ सेशन, वो जो पुराना उसका जो ऑब्सेशन था ना, जिसमें वो क्या करती थी, स्टैंप आउट मतलब दूर कर देती थी डिसेंटिंग व्यूज को, डिसेंटिंग व्यूज मतलब असहमत व्यूज को या उन व्यूज को जो उसके पक्ष में नहीं होते थे, एंड पुट एन एंड टू इट्स प्रोपेंसिटी, और साथ ही साथ में हमारी जो नई रिजीम है उसे एंड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। किस चीज़ को एंड कर देना चाहिए, अपनी प्रोपेंसिटी, अपनी प्रवृत्ति को, जिसमें वो सिर्फ स्पीचेस को भी क्या कर देती है, क्रिमिनलाइज कर देती है। ये सब हमारी सरकार को नहीं करना चाहिए। सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एडिटोरियल। आई होप दैट द एडिटोरियल वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रीड, और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखी होंगी ग्रामेटिकल, एंड इसके अलावा जितनी भी वोकैब आपने की है उसे भी आप अच्छी तरह से कवर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द सेशन।